हेलो फ्रेंड्स। मैं एडवोकेट बी के मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल बालाजी लॉ एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे पास सीआरपीसी का एक टॉपिक है, ट्रायल विचारण। आइए इस टॉपिक के विषय में समझते हैं। ट्रायल सीआरपीसी का ट्रायल सीआरपीसी में वो चैप्टर या क्रिमिनल प्रोसीजर का वो एक हिस्सा है जिसके माध्यम से एक न्यायालय किसी मामले में अंतिम निर्णय तक पहुंचता है। ट्रायल को पढ़ने के पहले चार्ज का चार्ज का चैप्टर आता है हमारे सीआरपीसी में। चार्ज के पहले अगर एक मोटी मोटी बातों को पकड़ा जाए तो न्यायालय संज्ञान मामले में कैसे लेता है, फिर उसके पहले अन्वेषण की पूरी कार्रवाई और एफआईआर का लिखाया जाना। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस पूरी करने के बाद हम अंतिम में पहुंचते हैं अपने पास ट्रायल में। हमारा जो विचारण का प्रारंभन होता है वो इसी चैप्टर से होता है। इसके विषय में हमको 4 चैप्टर समझने हैं: चैप्टर 18, चैप्टर 19, चैप्टर 20 और चैप्टर 21। ये 4 चैप्टर सीआरपीसी के ऐसे चैप्टर हैं जहां हर जुडिशरी के एग्ज़ाम में कुछ न कुछ सवाल, वो चाहे प्रीलिम्स में हो चाहे मेंस में हो, ज़रूर उठाए जाते हैं। अब हमारे यहाँ मुख्य रूप से 4 तरह के विचारण होते हैं। जैसे पहला जो ट्रायल होता है उसको हम बोलते हैं कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल, सत्र विचारण। इसको बोला जाता है सत्र विचारण या सत्र न्यायालय द्वारा विचारण। ये हो गया हमारा सेशन ट्रायल। ये ट्रायल चैप्टर 18 में दिया गया है। धारा 225 से स्टार्ट होकर धारा 237 तक ये जाता है सत्र विचारण। याद रखिएगा, चैप्टर 18 सेशन ट्रायल 225 से 237 तक। फिर इसके बाद हमारे सीआरपीसी में दूसरा ट्रायल स्टार्ट होता है जिसको हम वारंट ट्रायल के नाम से जानते हैं। अब आपको वारंट ट्रायल तब समझ में आएगा जब आपको ये पता हो कि वारंट केसेस या वारंट मामले कौन से मामले होते हैं। तो इसके लिए आपको सीआरपीसी का जो डेफिनीशन वाला सेगमेंट है वहाँ से जाके आपको ये पता चलेगा कि वारंट केसेस कौन से केसेस होते हैं। उन मामलों में ये ट्रायल करने की जो शक्ति है ये मजिस्ट्रेट को है। तो मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामलों का विचारण, इसको समझने के लिए कैटेगराइज किया है मैंने। पहले पॉइंट पे आप इसको ले लीजिए, दूसरे पॉइंट पे इसको ले लीजिए और तीसरे पॉइंट पे इसको ले लीजिए। पहला पॉइंट, वारंट ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट ऑन पीआर, अर्थात मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामलों का विचारण पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामलों के आधार पर। पहला हिस्सा या पहला सेगमेंट आपका स्टार्ट होता है 238 से 243 तक, ये चलेगा। फिर वारंट ट्रायल का ही जो दूसरा सेगमेंट है वो है वारंट ट्रायल विदाउट पीआर, अर्थात बिना पुलिस रिपोर्ट वाले जो मामले हैं वो चलेंगे 244 से 247 तक। फिर क्लॉज नंबर 1 या पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, इन दोनों में एक कॉमन पॉइंट चलेगा जिसको नाम दिया गया है कॉन्क्लूजन का, अर्थात समापन। तो ऑन पीआर, विदाउट पीआर, ये दोनों में लागू होगा। धारा 248, धारा 249, धारा 250, ये 3 तरह के यहाँ से आपको 3 सेक्शन आपको मिलेंगे इसको, इन दोनों ट्रायल को एंड करने के लिए, खत्म करने के लिए। तो अभी तक हमने देखा सत्र विचारण, फिर वारंट विचारण। अब आ जाते हैं हम समन्स केसेस का ट्रायल कैसे होगा। तो चैप्टर 19 में समन केसेस के विषय में बताया गया है। ये धारा 251 से स्टार्ट होती है और 259 में खत्म हो जाती है। इसके बाद हमारे पास आखिरी ट्रायल है हमारा समरी ट्रायल, चैप्टर 21 सेक्शन 260 टू 265, 260 से 265। ये एक शॉर्टकट तरीका है, आप पहले इसको याद करिए। आपको जब ये चीज़ें याद होंगी तो इसके अंदर की चीज़ें अपने आप बनने लगेंगी।
तो एक छोटा सा प्रयास है आपको याद कराने के लिए, आपको समझाने के लिए कि सीआरपीसी में जो ट्रायल है वो कैसे कैसे दिया गया है। अब इन्हीं ट्रायलों में जो हमारा सबसे पहला ट्रायल है वो टॉप सेशन ट्रायल, हम उसके विषय में बात करते हैं। इस विषय में या इस ट्रायल के बारे में मैं आपको जो भी बताऊंगा शॉर्टकट तरीके से बताऊंगा, ताकि पहले आपको ये ट्रायल याद हो जाए। आपको जब ये याद हो जाएगा तो इसके अंदर की चीज़ें क्या हैं कैसी हैं वो आप अपने आप सीख जाओगे। आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता इसमें नहीं है। तो आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, जो बात करता है सेशन ट्रायल की। ट्रायल बिफोर द कोर्ट्स ऑफ सेशन, दैट इज सेशन ट्रायल, सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण। तो सबसे पहली धारा जो स्टार्ट होगी वो इसमें स्टार्ट होगी धारा 225। फिर इसका पूरा डायग्राम एक बार मैं निकाल लेता हूं आपको स्पष्ट करने के लिए, ताकि एक बार में ही इकट्ठा आपको सब कुछ समझा दूं। अब आइए समझते हैं सेशन ट्रायल के बारे में। सेशन ट्रायल क्या कहता है, तो देखिएगा इसको। सेशन ट्रायल, सेशन ट्रायल हमारा स्टार्ट होता है धारा 225 में, जहां पे लिखा है कि मामले में प्रारंभ करने की शक्ति या अधिकारिता किसके पास है। मामले को प्रारंभ करने की शक्ति या अधिकारिता पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास है। अच्छा, ये शक्ति इसको कहाँ से मिली, इसके लिए आपको दो सेक्शन देखना है। एक देखना है सीआरपीसी का सेक्शन 24 और एक देखना है सीआरपीसी का सेक्शन 301। यहां से आपको पता चल जाएगा कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को मामले का संचालन करने की परमिशन या एम्पावर्ड ये कहाँ से होते हैं। तो विधायिका का सुस्थापित सिद्धांत यहाँ पे आपको मिलेगा। एक बार बैरक से आप यहाँ जाके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। अच्छा, 225 में सीआरपीसी में 225 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को एम्पावर्ड कर दिया गया कोर्ट ऑफ सेशन के न्यायालय में बोलने के लिए। अब धारा 226 कहती है कि जैसे ही आपको 225 में एम्पावर्ड किया गया, 226 में आप प्रोसिक्यूशन का जो केस है उसको ओपन कर दीजिए। मतलब आप न्यायालय को ये बता दीजिए कि आप प्रोसिक्यूशन के मामले को किस तरीके से, किन साक्ष्यों के आधार पर, किन दस्तावेजों के आधार पर साबित करेंगे। आपको हर चीज स्पष्ट तौर पे धारा 226 में न्यायालय को बतानी पड़ेगी। ठीक, तो 225 में कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर, 226 में ओपनिंग केस ऑफ प्रोसिक्यूशन। ठीक है, दो चीजें हो गई। फिर अब जब आपने धारा 226 में न्यायालय को सब कुछ स्पष्ट बता दिया है कि मैं मामले को किस तरीके से कैसे साबित करूंगा, तो काफी कुछ चीजें न्यायालय को स्पष्ट हो जाती हैं। अगर न्यायालय को लगा कि मामले में कुछ दम नहीं है, अपराधी को ऐसे ही फंसा दिया गया, तो कोर्ट सीधे उठा के क्या करेगा, धारा 227 में ऐसे अपराधी को उन्मोचित कर देगा। क्या करेगा? उन्मोचित, डिस्चार्ज कर देगा। उन्मोचित हो गया। ठीक, तो देखिए, जब धारा 226 में ओपनिंग केस ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा, जब धारा 226 में ओपनिंग केस ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा तो दो स्थितियां बनेंगी। या तो न्यायालय को मामले में कुछ दम समझ में आएगा तो कार्यवाही 228 से आगे बढ़ जाएगी। अगर मामले में न्यायालय को ऐसा लगा कि कोई दम नहीं है, अपराधी को ऐसे ही फंसा दिया गया, तो सीधे उठा के 227 में उसको डिस्चार्ज कर दिया। चलिए, बहरहाल अगर डिस्चार्ज नहीं किया तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, कार्रवाई आगे बढ़ेगी। धारा 228 में लिखा है फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। ये पूरे ट्रायल में फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस एक ऐसा शब्द है जो हर प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी आपने पीछे 4 तरह के ट्रायल देखे, तो सारे ट्रायल्स में फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस या आरोपों की विरचना नहीं होती है। और चूंकि हमारे एमपी सिविल जज में जो मेंस का चौथा पेपर होता है उसमें एक फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस 10 नंबर का अलग से एक मार्क्स आता है अपना,
वहाँ के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। तो वो सीखने सिखाने की बात होती है, अलग अलग प्रैक्टिस करिए, वो उसका यहाँ से एक छोटा सा लिंकअप रहता है। तो धारा 228 में आरोपों की विरचना, आरोपों की विरचना कर लीजिए। अच्छा, जब एक नियम होता है, जब हम आरोप को विरचित कर लेते हैं, जब हम आरोप का विरचन करते हैं, तो इसके ऊपर आपने आरोप लगाया है उसको पढ़ के बताइए तो कि आप उसके ऊपर कौन सा आरोप लगा रहे हो। अच्छा, पढ़ के बताने के पीछे का लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है? अरे जब उसको पता होगा कि उसके ऊपर कौन से आरोप लगे हैं, तभी तो वो अपनी प्रतिरक्षा करेगा। ठीक, तो आपको आरोप फ्रेम करने के बाद उस व्यक्ति को पढ़ के सुनाना है जो आपके सामने आज अपराधी बन के, एक्यूज बन के खड़ा है, ताकि वो ये जाने कि उसके ऊपर कौन से मामलों में धाराएं लगी हुई हैं, ताकि भविष्य में आगे चलकर वो अपनी प्रतिरक्षा कर पाए। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे ही आपने उसको पढ़ के सुनाया, बड़े आत्मग्लानि, आत्मबोध हुआ, उसको लगा यार मैंने गलती कर दी है, ये मुझसे नहीं होना चाहिए था। तो कुछ, सारों की बात नहीं कर रहा हूं, सारे इतने मर्मस्पर्शी या सहज हृदयी नहीं होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस जब पढ़ के सुनाया जाता है तो वो प्ली ऑफ गिल्ट कर लेते हैं, अपने गिल्ट को, अपने अपराध को स्वीकार कर लेते हैं, अभिवचन में स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ मैंने ही ऐसा अपराध किया है। ठीक, तो अगर कोई ऐसा अभियुक्त जिसको फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस पढ़ के सुनाया गया और उसने आत्म संतुष्टि या आत्मबोध में ऐसे अपराध को प्ली ऑफ गिल्ट कर लेता है, तो न्यायालय 229 के बाद डायरेक्ट मामला लेके चला जाता है 235 में। 235 बात करता है निर्णय की, 235 बात करता है निर्णय की। थोड़ी देर के लिए समझिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो अब यहां पे या तो वो एक्सेप्ट करेगा या तो वो डिनाई करेगा कि नहीं मैंने ऐसा अपराध नहीं किया है, मुझे रंजिशन झूठा फंसाया गया मामले में, तो कार्रवाई क्रॉस हुई। अब 229 से आगे कार्रवाई बढ़ जाएगी धारा 230 में। अब देखिए धारा 230 क्या कहना चाह रही है। धारा 230 कहती है डेट ऑफ प्रोसिक्यूशन एविडेंस, अभियोजन के साक्ष्य को अभिलिखित करने के लिए न्यायालय एक दिन नियत करेगा, एक दिनांक नियत करेगा। याद रखिए, जिस दिन न्यायालय इस दिनांक को नियत कर देगा उस दिन आप न्यायालय में उपस्थित होइए। और धारा 231 कहती है एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन, जिस दिन ऐसा डेट फिक्स हुआ है और पक्षकार आता है अपने साक्ष्यों के साथ, तो 231 में न्यायालय की जिम्मेदारी बनती है कि सारे साक्ष्यों को रिकॉर्ड पे ले ले। क्लियर? 230, 231 प्रोसिक्यूशन की तरफ से सारे साक्ष्य की कार्रवाई समाप्त हुई। अब यहां से भी दो परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। अगर न्यायालय को लगा कि अभियोजन पक्ष को सुनने के बाद मामले में अभियुक्त को छोड़ देना चाहिए क्योंकि मामले में कोई दम नहीं है, तो न्यायालय अभियुक्त को एक्विट कर देगा। क्या करेगा? दोष मुक्त कर देगा न्यायालय। जाओ, हमने तुमको दोष मुक्त किया, तुम्हारे ऊपर कोई पाप नहीं है। ठीक है, लेकिन ये हर मामले में आवश्यक नहीं है कि सेक्शन 232 में अपराधी को या एक्यूज को एक्विट ही किया जाए। चलिए थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि 232 में अपराधी एक्विट नहीं हुआ, तो अब अगली प्रोसेस क्या होगी? अगली प्रोसेस होगी धारा 233 की एविडेंस ऑफ डिफेंस। तो हमारे यहाँ प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत भी है, जब तक दोनों पक्षकारों को सुन ना लीजिए तब तक किसी निर्णय पे ना पहुंचिए। दोनों पक्षकारों में आपने अभियोजन को तो सुन लिया यहां तक, अब बचाव पक्ष अर्थात एक्यूज्ड को भी तो सुनना है आपको। तो 233 में अब आप क्या करो, डिफेंस के जितने भी एविडेंस है उनको ले लीजिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा,
यहाँ तक में प्रोसिक्यूशन अर्थात अभियोजन और बचाव पक्ष के दोनों तरफ के साक्ष्य न्यायालय के सामने आ गए हैं। धारा 234 में बहस करवाता है न्यायालय दोनों पक्षकारों से। अब मुद्दा ये खड़ा हुआ कि साक्ष्य जब दे चुके हैं तो बहस में करेंगे क्या? तो शुरू अपना अपना पक्ष, चाहे वो अभियोजन पक्ष हो चाहे वो बचाव पक्ष हो, प्रारंभ अवस्था से लेकर अंतिम अवस्था तक जो जो साक्ष्यों को दिया गया, जो जो तथ्य खंडित हुए, जो जो बातें अखंडित रह गईं, अपने अपने तरफ से दोनों पक्षकार न्यायालय के सामने आके धारा 234 में बता देते। यही है बहस। अब बहस के बाद वो निर्णायक क्षण आता है धारा 235 का, जहां पे न्यायालय निर्णय सुनाता है। अब निर्णय दो तरफ या दो तरह से होगा। या तो मामले में अपराधी को दोष सिद्ध किया जाएगा या तो मामले में अपराधी को दोष मुक्त किया जाएगा। अगर दोष मुक्त होता है, दो चीजें होंगी, या तो एक्विटल होगा या तो कन्विक्शन होगा। अगर मामले में एक्विटल हुआ अर्थात दोष मुक्ति हुई तो मामला 235 के बाद क्लोज, स्टॉप। लेकिन अगर मामले में कन्विक्शन हुआ तो मामला थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ेगा। धारा 236 में बात चलती है प्रीवियस कन्विक्शन की, पूर्व दोष सिद्धि की। अभी फिलहाल याद करने के पर्पज से बता रहा हूं, तो केवल आप लोग इतना ही जानिए यहाँ से। बाकी बैलेट से पढ़ेंगे, हम पुस्तक से पढ़ेंगे तो इसका इन ब्रीफ डिटेल हमको मिल जाएगा। अब जल्दी से आते हैं धारा 237 में। धारा 237 ये कहती है कि जब कभी कोर्ट ऑफ सेशन 199 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत डिफेमेशन के मामले में डायरेक्ट कॉग्निजेंस करता है, जब कभी कोर्ट ऑफ सेशन सेक्शन 199 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत डिफेमेशन के मामले में अर्थात मानहानि के विशेष प्रकार के लोग हैं उनकी मानहानि हो रही है, सामान्य इंसानों की मानहानि नहीं हो रही है, कोर्ट ऑफ सेशन ने डायरेक्ट संज्ञान किया है, तो विचारण की कौन सी प्रक्रिया अपनाएगा? तो ध्यान रखिएगा, पीछे अभी हम लोगों ने पढ़ा था वारंट ट्रायल अदर देन पीआर, वारंट ट्रायल अदर देन पीआर। कोर्ट ऑफ सेशन इस प्रकार संज्ञान लिए गए मामले में विचारण की वारंट ट्रायल अदर देन पुलिस रिपोर्ट की प्रक्रिया अपनाएगा। तो ये एक छोटा सा प्रयास था आपको सीआरपीसी का ट्रायल समझाने के लिए। इसको लिखिएगा, याद करिएगा, पहले शॉर्टकट में इसको याद कर लीजिए, फिर बैलेट को उठाइए और हर सेक्शन को अपने हिसाब से नोट्स बना के आप इसको पढ़ लीजिए। ट्रायल मूल रूप से या मुख्य रूप से अगर आपने सत्र विचारण को समझ लिया, क्योंकि 4 तरह के ट्रायल होते हैं, तो ट्रायल में जैसे जैसे हम नीचे उतरते हैं अर्थात सबसे ऊपर, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, तो सबसे बड़ा और सबसे टेक्निकल ट्रायल जो होता है वो कोर्ट ऑफ सेशन का ट्रायल होता है। अगर आपको ये ट्रायल समझ में आ गया तो बाकी के 3 ट्रायल बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। अब कभी किसी एक वीडियो में मैं इन ट्रायल्स को, इस सेक्शन को इन ब्रीफ क्लॉज वाइज जैसा आपके बैलेट में लिखा हुआ है लेके आने की कोशिश करूंगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हमारे अगर हमसे जुड़ना हो, आप हमसे सिविल जज की या जुडिशरी की कोचिंग चाहते हैं तो प्ले स्टोर पे बालाजी लॉ एकेडमी जबलपुर के नाम से हमारा ऐप है, ऐप डाउनलोड करिए। लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से हम आपको क्लासेस उपलब्ध कराएंगे। ओके, थैंक यू। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।